नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां आपके लिए लेकर आई हूं जैनेंद्र कुमार की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है पत्नी। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। शहर के एक और तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आंख राख हुए जा रही है। वो जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली, कुछ संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वो उठी, उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे पर ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं और समय 12 से ऊपर हो गया था। दो प्राणी घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है। असल भाव में वो यहाँ बैठी ही है। सोचने को तो यही है कि कोयले ना बुझ जाएं। वे जाने कब आ जाएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी ही चाहिए। और सुनंदा बैठी है, कुछ नहीं कर रही। जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी। वे जाने आज क्यों इतनी देर लगा रहे हैं और कब तक यहाँ बैठूं। मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी धधक रहे हैं। और उसने झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वो रोटी नहीं बना पाएगी और ज्यादा है तो बनाकर रख देगी। उसने खींचकर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वो आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरण उसके पति का नाम, वो आ गए थे। उनके पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देश के उद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का समय नहीं। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं क्या? हाँ, वे बच्चे हैं और मूर्ख भी हैं। उन्हें बुजुर्गों और बुद्धिमानी नहीं आती। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आजाद क्यों नहीं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरे जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि ना उसने खाना खाया है और ना मित्रों को खाने के लिए पूछा। उसने अपने मित्रों से माफी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की तरफ चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ ही बैठी थी। वो रोटी बना चुकी थी। अंगीठी के कोयले उल्टे कर तवे से दबे हुए थे। माथे को उंगलियों पर टिकाकर बैठी हुई थी। बैठी बैठी सूनी सी देख रही थी। सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों से क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित सा था। वो उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, मनोरम और हरियाली सी। वो भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको ना भारत माता समझ में आती, ना स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोर की बातचीत का मतलब भी नहीं समझ में आता। फिर भी सच उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है। वो जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बातें करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, पर फिर धीरे धीरे समझ जाएगी। वो भी सोचती है, कम पढ़ी लिखी हूँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? अब तो पढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा कि उसका काम तो सेवा करना है। बस ये मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ रखी है। वो अनायास भाव से ही पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती।
वो एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वो आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही। पति ने कहा कि तुम मेरे साथ दुख क्यों उठाती हो, पर वो चुपचाप सुनकर रह गई। सोचती रह गई कि देखो ये कैसी बातें करते हैं। वो जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। और यह जितने हाकिम लोग हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी, चपरासी, थानेदार, वायसराय, ये सब सरकार ही है। उसकी नज़र में ये सब सरकार है। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं, पर यह सब उसके मन से विचार करके ये लोग बैठे हुए हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बात बुरी लगती है। सीधे साधे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं और इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं? बैठे बैठे वो इसी तरह की बातें सोच रही थी। देखो, अब 2 बजेंगे, उन्हें ना खाने की फिक्र है ना मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ख्याल तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही रही तो बच्चा चला गया। उसका मन कितना इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है भटक कर उसे अपने बच्चे की याद आ ही जाती है। उसे उसका अभाव खलने लगता है। तब उसे बच्चे की वही बातें याद आती हैं। बड़ी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे ओंठ याद आते हैं। अटखेलियां याद आती हैं। सबसे ज्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, ये क्या मरना था! इस मरने की तरफ तो उसने देखा नहीं जाता। यद्यपि वो जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से छनकर देखती तो भय से भर जाती। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मथ देती थी। तब वो विवल होकर आंखें पोंछती और हठात इधर उधर के किसी काम में लगकर अपने आप को उलझा लेना चाहती, पर अकेले में कुछ करे रह रहकर वही बात उसे याद आती और मरने वाली बात उसके सामने होकर रह जाती। वो उठी, अब उठकर बर्तन मांजने के लिए चल दी। चौका भी साफ करना है। ओ, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में आए। सुनंदा कठोर पूर्वक शून्यता की ओर देख रही थी। उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोई थाली वगैरह खाली करके उठकर चल दी। कुछ भी नहीं बोली। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं। खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा फिर कुछ नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। ये उससे क्षमा प्रार्थी की बातें क्यों नहीं कर रहे? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ खाना बना दो? जैसे मैं गैर हूँ। अच्छी बात है तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ, इनके ही काम में लगी रहूं। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वो चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में आया कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वो नहीं है। उसे तनिक भी सुध नहीं रही कि अब बैठे बैठे इन्हें अपने पति के बारे में, प्रीति भलाई के बारे में सोच रही थी और अब अंदर ही अंदर गुस्से से घुटकर रह गई है। क्यों बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं बोली तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैश में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर विवाहित है। कालिंदी चरण विवाहित हैं और एक बच्चा भी खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर होता है। कुछ लोग उनके धीमेपन से रुष्ट भी हैं। वो दल में विवेक प्रतिनिधि हैं और उत्पात पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित हो जाता है और भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं। हमारा लक्ष्य बुद्धि की और चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं।
आतंक से वो काम नहीं होगा। जो शक्ति के मद से उन्मुक्त है, असली काम तो उनका मद उतारने में है, उनमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने में है। हम स्वीकार करें कि उसका मद टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। ये चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर ये नोचा नाची उपयुक्त नहीं। इसे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो जाता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं। वो सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी है। हाँ, उसने कहा, ये ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है तो आज खाना नहीं बना। बताओ क्या किया जाए? कहीं होटल चले? एक ने कहा, कुछ बाजार से यही मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी सी थाली में खाना परोसकर उनके बीच में लाकर रख दिया और चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया था। तीनों मित्र चुप रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच कुछ तनाव हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे खाना नहीं बना। कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब था काफी नहीं। दूसरे ने कहा, काफी है, सब चल जाएगा। देखूं कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ खड़े हुए। आकर सुनंदा से बोले, ये तुमने क्या कर दिया? वहां खाना लेकर नहीं था, तुमने कहा था कि खाना नहीं था और तुम खाना लेकर आ गई। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। चलो उठा लाओ थाली, हमें किसी को नहीं खाना, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उसके मन में आती, कंठ में आती थी। उसे अपना अपमान मालूम होता था, अपमान असह्य था। उसने कहा, सुनती नहीं? कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ, जब मैं कह गया था कि खाना ले आने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? एक तो बच गया है। अब कालिंदी निशस्त्र हो गया। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ, खाना और नहीं। अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। उसे यह सूझा ही ना था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर ही उसे जैसे मालूम हुआ कि उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि उसने खाना नहीं बचाया। इस पर तो उसे स्वाभिमान का भाव जागता था उसके मन में। मन कठोर यूं हुआ, इस तरीके की बातें सोच रही थी। उसके मन में करवाहट फैल गई कि उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी? क्या मैं ये सह सकती हूँ कि वो खाएं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या चला जाता। इस बात पर उसका मन टूटता सा है, मानो उसका जो तनिक सा मान था वो भी कुचल गया। वो रह रहकर अपने को स्वयं तिरस्कृत कर लेती हुई कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी बात पर जरा ख्याल कैसे आया? तुझे तो खुश होना चाहिए। उनके लिए एक रोज भूखे रहने का पुण्य तुझे मिला है। क्यों नाराज करती हो उन्हें? अब से नाराज ना करूंगी। वो अपने तन की भी सुधि नहीं रखते। ये ठीक नहीं, मैं क्या करूं? और वो बर्तन मांजने लग गई। उसे सुन पड़ रहा था, वे जोर जोर से बीच में बहस कर रहे थे। बीच बीच में हंसी और कहे भी सुनाई दे रहे थे। ओ सहसा उसे ख्याल आया कि बर्तन तो पीछे भी मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ जरूरत हुई तो? सोचकर झटपट हाथ धोकर कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोश से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वो तो बाहर ही खड़ी थी दरवाजे पर कान लगाकर। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक मधुर बाड़ी में कहा, थोड़ा पानी भी ले आना, और सुनंदा ने पानी लाकर रख दिया। फिर लौटी और द्वार के बाहर खड़ी हो गई कि कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से लाकर दे दे। ऐसा ही होता है पत्नी का प्यार। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो
तो आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने का शौक़ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।